हेलो ऑल माय अमेजिंग स्टूडेंट्स। अगर आप CS एग्जीक्यूटिव जून 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड है कि सर हम लोगों को लास्ट 30 डेज़ को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, सर कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है, किस तरीके से प्रिपरेशन करें, बहुत ज़्यादा पैनिक सेट इन हो चुका है, क्या करें सर, समझ नहीं आ रहा है कि रिवीजन कैसे करें, कितने घंटे दिन में पढ़ें, सर क्या क्या पढ़ें, क्या नया मटेरियल रेफ़र करके पढ़ ले, क्या मैराथन्स को रेफ़र करके पढ़ ले, क्या नए रैंडम फैकल्टी के वीडियोस देख के पढ़ ले, क्या अगर ये सारे क्वेश्चंस भी आपके दिमाग में आ रहे हैं और स्पेसिफिकली आप कंफ्यूज्ड हो कंपनी लॉ को लेके, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू ऑल। एंड ट्रस्ट मी, अगर ये वीडियो आपके फीड में शो हुआ है, देन ऑल माइटी गॉड, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक देव जी, जिनमें भी आप मानते हैं, वो चाहते हैं कि आप ये अटेम्प्ट क्लियर कर लें और इसलिए ये वीडियो आप तक पहुंचा है। तो फटाफट अपना पेन और पेपर लेके बैठ जाओ, क्योंकि इस वीडियो के अंदर, जो कि स्लाइटली थोड़ी सी बड़ी होगी, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी 30 डे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। बच्चों, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ बोलता हूँ और आज अपने यूट्यूब कम्युनिटी को भी बोलूँगा कि इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आपके हार्डवर्क के साथ साथ आपकी स्ट्रैटेजी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी ख़राब हुई तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने कितना भी हार्डवर्क किया हो, आप हार जाओगे। तो यार, इस वीडियो में हम लोग इसी स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपके 30 डेज़ आपके डिटरमाइनिंग फैक्टर बन जाए। अगर आप अभी तक इस बात पे कंफ्यूज्ड हैं कि पास या फेल, तो आप पास हो जाओ, और अगर आप इस बात पे कंफ्यूज्ड हैं कि एग्जेम्पशन और नो एग्जेम्पशन, तो आप एग्जेम्पशन से पास हो जाओ। बच्चों, बात की स्टार्टिंग हम लोग करते हैं माइंडसेट से। यार, मेरा ये हमेशा मानना है, आई हैव क्लियर्ड CS, आई हैव मेंटर्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, और एक चीज़ जो मुझे कॉमन लगती है सारे ही बच्चों में जिन्होंने पेपर क्लियर किया होता है, दैट इज़ माइंडसेट। यार, जब भी आप किसी एग्ज़ाम, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ऐसे में पैनिक होना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, क्योंकि हम लोग अपने आसपास कंपटीशन देख रहे होते हैं। हमें लग रहा होता है कि यार हमने 6 महीने 7 महीने इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स के लिए स्पेंड किए हैं, काउंटलेस नंबर ऑफ डेज़ हमने हार्डवर्क किया है, बहुत ज़्यादा हमारा स्टेक पे है। तो डेफिनेटली ऐसे सिचुएशन में पैनिक में होना बहुत ही आम बात है। इसको प्लीज़, इस पैनिक को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। ये पैनिक अगर आपके ऊपर हावी हो गया, थोड़ा सा पैनिक होना बहुत नॉर्मल है, पर पैनिक के कारण से आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, आप प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, आप बार बार यूट्यूब पे जाके मेडिटेशन सर्च कर रहे हो, आप बार बार ये सर्च कर रहे हो कि मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा, चैट GPT कर रहे हो कि भाई मेरा क्या लक निकलने वाला है, क्या मैं पास होऊंगा, फेल होऊंगा, पेपर कैसा आएगा। भाई, डोंट लेट पैनिक सेट इनटू यू। पैनिक होना बहुत नॉर्मल है, बट पैनिक आपके प्रिपरेशन को हैम्पर या फिर इफ़ेक्ट नहीं करना चाहिए। तो सर, माइंडसेट एकदम फोकस्ड रखना है, एकदम स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखना है। ये मेरा फंडा जो मैं यूज़ करता था अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करता हूँ कि यार, जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो या फिर हर दिन सुबह जब भी आप ब्रश कर रहे हो, तो एक बार कांच में खुद को देख के ये चीज़ बोलो कि मेरा पेपर तो निकलने ही वाला है, मेरा पेपर निकलने ही वाला है, बस कितने नंबर से निकलने वाला है उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। भाई, जिस दिन तुम्हारे अंदर इस बात का कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो ये जो फैक्टर्स है जो तुम्हें पैनिक में लेकर जा रहे हो और उसके कारण से तुम हार्डवर्क नहीं कर पा रहे हो, उसके कारण से तुम ओवर थिंकिंग करने लग जा रहे हो, वो सारे क्रश डाउन हो जाएंगे और तुम एक्चुअल एफर्ट पे काम कर पाओगे, एक्चुअली पेपर के लिए पढ़ पाओगे। तो सर, याद रखना है, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। खुद को रोज़ ये चीज़ बोलो, हर दिन सुबह बोलो। तुम्हें बहुत स्टूपिड लगेगा कि सर ये क्या बात हुई, ये तो आप मैनिफेस्टेशन वाली बातें कर रहे हो, बट ट्रस्ट मी, इट एक्चुअली वर्क्स। बस खुद को एक ही चीज़ बोलो, खुद को बोलना है, दुनिया में जा जाके नहीं बोलना है कि दोस्त को बोल रहे हो तुम जाके कि मेरा तो पेपर निकल रहा है, मेरा तो पेपर निकल रहा है। नहीं, खुद को बोलना है कि सर मेरा तो पेपर निकल रहा है, बस कितने नंबर से ये मैं डिसाइड करूँगा। वो नंबर 80 होगा, 90 होगा, 100 होगा, 60 होगा, वो मैं डिसाइड करूँगा। तो भाई, उसके लिए मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। तो यार, ये चीज़ अपन को याद रखनी है कि माइंडसेट एकदम स्ट्रॉन्ग रखना है, हमेशा खुद को कॉन्फिडेंस में रखना है। दूसरी चीज़ सर,
इस 30 दिन में ना आप लोगों के सामने बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे। आपको न्यूज़ जो कि आज तक कभी तुमने दुनिया में नहीं पढ़ी होगी, वो न्यूज़ भी तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेगी। वो न्यूज़ देख के भी तुम्हें लगेगा कि अरे वाह, चटपटा कुछ ईरान में चल रहा है, कुछ यूएस में चल रहा है, कुछ इजराइल में चल रहा है, चलो जाके देख लेते हैं। भाई वो न्यूज़ अभी तुम्हारे लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। तुम्हारे एग्ज़ाम से उस न्यूज़ का कोई रिलेशन नहीं है। तो प्लीज़ 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 फोकस्ड हो जाओ। ये लास्ट 30 दिन में तुम्हारा फोकस बिल्कुल भी बिगड़ना नहीं चाहिए। अपने फ़ोन से इंस्टाग्राम डिलीट कर दो। मान लो मेरी बात, फ़ोन से इंस्टाग्राम, स्नैपचैट ये सब डिलीट कर दो, तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। 30 दिन की बात है, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। जो तुम्हें इंस्टाग्राम पे मीम भेज भेज के परेशान कर रहा है ना, वो तुम्हारा ज़िंदगी में कभी साथ नहीं देने वाला। वो 30 दिन के बाद भी तुम्हें मीम्स भेज देगा। तो अभी मत देखो उन मीम्स को, अभी मत देखो उन वीडियोस को, अभी से फोकस करो। सर साथ ही साथ में इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ 18 घंटे 20 घंटे पढ़ाई कर रहे हो। यू हैव टू मेक श्योर कि आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी करते रहो, कुछ रन करो, कुछ वॉक करो, कुछ तरीके की फिजिकल एक्टिविटी करते रहो, ताकि आपका एक बैलेंस माइंडसेट चलता रहे। कोई भी ऐसा ना हो कि पढ़ाई के कारण से इतना ज़्यादा प्रेशर ले लिया, इतने ओवरबर्डनड हो गए कि एग्ज़ाम्स में जाके हालत ख़राब हो गई। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ में मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को ऐसा देखता हूँ कि सर वो 2 दिन तो बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड होते हैं कि 1 मई और 2 मई को तो सर पहाड़ तोड़ देंगे, और तीसरे मई को वो खुद ही टूट जाते हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप एकदम डिटरमाइंड हैं, आप परसीवरेंस के लिए एकदम तैयार हैं। आप बिल्कुल भी इस बात पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि सर 2 दिन पढ़ेंगे तीसरे दिन छोड़ देंगे, नहीं चलेगा। यू विल हैव टू पुट इन कंसिस्टेंट एफर्ट एवरी सिंगल डे, तभी पेपर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। और सर कंपनी लॉ की बता रहा हूँ, कंपनी लॉ एक सीएस की बैकबोन होती है। अगर एक सीएस को कंपनी लॉ नहीं आता ना, तो वो एकदम कचरा है, ज़ीरो है, शून्य बराबर है। उसको कंपनी लॉ आना चाहिए, वो उसका एकदम आप ये समझ सकते हो नींव है, उस बंदे का फाउंडेशन है। तो यार आपको कंपनी लॉ तो हर दिन पढ़ना ही है। कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर पढ़ना रोज़ है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। लास्ट के 3 दिन भले ही छोड़ सकते हो जब आप अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ाई कर रहे होंगे, बट अदरवाइज़ तो आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है। सर इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि यार आपको याद रखना है कि हर दिन आपको पढ़ाई करनी है और कॉन्फिडेंस मेंटेन करके चलना है। ये लास्ट 30 दिन ट्रस्ट मी, ये जो CA CS CM है, हमारे जो प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स है, वो आपके सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन या फिर नॉलेज को टेस्ट नहीं करते हैं। दे ऑल्सो टेस्ट योर परसीवरेंस, दे ऑल्सो टेस्ट योर डिटर्मिनेशन, दे ऑल्सो टेस्ट योर कॉन्फिडेंस कि बंदा कितना कॉन्फिडेंस में, कितना मेहनत करने को तैयार है, कितना इसने अपने आप का पसीना बहाया है, कितना खून बहाया है, कितना सेक्रीफाइसेस किया है। तो भाई माइंडसेट एकदम स्ट्रांग रख लो। माइंडसेट अगर नहीं है तो तुम ख़त्म हो, ज़ीरो हो, तुम छोड़ दो, यानी कोई मतलब नहीं है फिर। आई एम सो सॉरी, आई एम बीइंग हार्श, आई एम बीइंग हार्ड ऑन यू गाइज, बट दिस इज़ रियलिटी। अगर आपका एम बड़ा है तो आपको उसके लिए सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ेंगे, हार्डवर्क भी ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको उसके लिए मेहनत करती रहनी पड़ेगी। और ये तो लास्ट पड़ाव है आपके मेहनत का, जिसको आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। सर अगर माइंडसेट अपना स्ट्रांग है तो आओ आगे बढ़ते हैं। आगे आता है सर प्रिपरेशन। यार प्रिपेयर कैसे करें, ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि फ़र्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे होंगे, और आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने पहले प्रिपेयर किया होगा, बट ड्यू टू एनी रीज़न अनफॉर्चुनेटली वो पास नहीं हो पाए होंगे। बच्चों ये जो मैं आपको प्रिपरेशन टेक्निक बता रहा हूँ, ये आप दोनों ही कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट है। अगर आप इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसको तुम लिख के रख लो, तुम्हारा पेपर निकल जाएगा। तुम बाद में आके मेरे को इंस्टाग्राम पे या फिर इसी वीडियो के कमेंट में देखना, तुम मेरे को थैंक यू बोलोगे कि सर आपने ये वीडियो डाली और हमारा यहाँ पे बेनिफिट हो गया। सर सबसे पहली चीज़ तो मैं कहूँगा कि ट्राई कि आपको 2 रिविजन्स तो करने ही करने हैं। जो एग्ज़ाम के दिन यानी एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ोगे वो तो अलग है ही है। सर तुम्हारे 2 रिविजन्स हो जाने चाहिए। सर अभी तो हमने सिर्फ सिलेबस ख़त्म किया है, डज़ नॉट मैटर। 10-10 दिन में 2 बार रिविज़न होना कोई बड़ी बात नहीं है, ईजिली होते हैं।
तो आपका टारगेट होना चाहिए कि सर आप 2 रिविजन्स तो करोगे ही करोगे। बहुत बच्चे आपको आके ऐसे बोलेंगे कि हमने तो कोई रिवीजन नहीं किया था, हमारा तो तब भी पेपर निकल गया, क्या ही फ़र्क पड़ता है। सर बहुत फ़र्क पड़ता है। मेरे फादर हमेशा ये चीज़ कहा करते थे कि यार तुम एक्सेप्शंस को एग्जाम्पल्स नहीं बना सकते। कोई एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्शन को तुमने एग्जाम्पल समझ के उसको रियलिटी समझ ली और उसको नॉर्मलाइज कर दिया ना, तो तुमने गलती कर दी है। सर एक एक्सेप्शन कभी भी एग्जाम्पल नहीं हो सकता। एक्सेप्शन इज़ एन एक्सेप्शन। सर ऐसे में हम लोग कहते हैं कि एक बच्चे का रैंडमली ना पढ़े हुए भी पेपर निकल गया, वो बच्चा कभी भी आपके लिए एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि तुम भी मत पढ़ो और पेपर निकल जाएगा। सर यू नीड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ एवरेज कि यार एक नॉर्मल बंदे को अगर पेपर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। मैं आपको वो एवरेज या फिर वो नॉर्मल बंदे की कहानी बता रहा हूँ कि आपको 2 बार रिवाइज तो करना ही पड़ेगा। सर हम लोग ना कैसे रिवाइज करते हैं कि हमारा दोस्त हमें बताते जाता है और हम आंख बंद करके सुनते जाते हैं, या फिर हम ना ग्रुप स्टडी में यहाँ पे पढ़ते हैं और ग्रुप स्टडी में पढ़ते पढ़ते हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। भाई आई डोंट बिलीव कि ये काम करता है। पर्सनली स्पीकिंग, वेरी पर्सनली स्पीकिंग, मुझे नहीं लगता ये काम करता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, खुद से रिवाइज करना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी इज़ द की। ये लास्ट 30 दिन में तुम्हारा सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे ये 30 दिन के अंदर सेल्फ स्टडी ही तुम्हें बचाएगा और कोई नहीं बचाने वाला। खास करके मैं देखता हूँ कि बच्चे सेल्फ स्टडी के नाम पे मजाक मस्ती में लग जाते हैं। कहीं यहाँ पे गटर मस्ती कर रहे हैं, कहीं 2 घंटे की पढ़ाई को 4 घंटे बना दिया। भाई कोई मतलब नहीं है। करेंटली तुम्हारे लिए जो सबसे ज़्यादा प्रेशियस कमोडिटी है वो है तुम्हारा टाइम। तो ये 2 रिविजन्स जो तुम्हें करना है, कोशिश करो कि खुद से ही रिवाइज करो। भले ही चाहो तो एक बार मैराथन्स वगैरह देख लो, पर अदरवाइज खुद से ही रिवाइज करो। देखो तुम्हें कितना याद आ रहा है, कितना रिकॉल हो रहा है। भाई सिर्फ सुनना एक बात होती है, पर उसको रिकॉल करना भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो जब तुम रिवाइज कर रहे हो तो ये इंश्योर करो कि अगर तुमने एक चैप्टर ख़त्म किया, लेट सपोज अगर मैंने डायरेक्टर चैप्टर ख़त्म किया, तो डायरेक्टर के बाद उस वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करने के बाद देखो कि क्या तुम्हें भी वो चीज़ें याद आ रही हैं या नहीं आ रही है। तुमने जो पॉइंटर्स पढ़े वो याद भी आ रहे हैं या खीखी खाका में ही तुमने रिवीजन पूरा ख़त्म कर दिया। तुम्हारा अटेंशन कहीं और था, फैकल्टी कहीं कुछ और पढ़ा रही थी और तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं। दैट शुड नॉट हैपन। तो जैसे ही चैप्टर ख़त्म हो, पॉज करो वीडियो को और रिकॉल करने की कोशिश करो। एक्टिव रिकॉलेशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अगर आज तुम्हें लगता है ना कि यार सर हमें तो चीज़ें ही नहीं याद आती है, एग्ज़ाम हॉल में ब्लैंक हो जाते हैं, या हमने पढ़ रखा है पर अभी ब्लैंक हो गए, ब्लैंक होने का एक ही कारण है कि तुम्हारा एक्टिव रिकॉलेशन 0 था, 0 था। तो यू हैव टू मेक श्योर कि यार तुम्हारा एक्टिव रिकॉलेशन बहुत तगड़ा होना चाहिए। चैप्टर पढ़ो, उसको रिकॉल करो, खुद से देखो कि तुम्हें याद आ रहा है या नहीं आ रहा। इनफैक्ट ऑड टाइम्स पे भी रिवाइज करने की कोशिश करो। भाई मान लो तुम नहा रहे हो, नहाते नहाते रिवाइज करो कि अच्छा कंपनी लॉ का ये टॉपिक चल रहा था, इसके अंदर ये कंडीशन आती है, इसके ये एक्सेप्शंस आते हैं। यार शिट वो फोर्थ एक्सेप्शन क्या था, मैं भूल रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं अभी जाके उस पॉइंट को देखूंगा। जब आप इस तरीके से रिकॉल करते हो, या फिर खाना खा रहे हो, खाना खाते खाते यार वो KMP के अंदर कितना रेम्यूनरेशन दे सकते हैं, शेड्यूल क्या कहता है, अच्छा हाँ, अरे यार वो लास्ट पॉइंट क्या था, अगर मान लो मेरा क्रॉस कर जाता है तो कितना पैसा देना पड़ता है, 120 लाख प्लस कितना। भाई ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको इस तरीके से रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके आपको कहीं चीज़ें याद होगी, अदरवाइज चीज़ें याद नहीं रहेगी। तो जब भी रिवाइज कर रहे हो तो इस बात का ज़रूर से ध्यान रखना। तीसरी चीज़ यार, कंपनी लॉ की अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें तो बहुत बार बच्चे एक गलती करते हैं, बहुत रिपीटेटिव बेसिस पे गलती करते हैं कि सर क्वेश्चंस नहीं लगाते हैं। आई वुड ऑलवेज से कि यार क्वेश्चंस इज़ द की। क्वेश्चंस आपको लगाने ही लगाने हैं। प्लीज़ क्वेश्चंस मिस करके मत जाना। 20 नंबर के डायरेक्टली पुराने क्वेश्चंस उठ के आते हैं डायरेक्टली। भाई तुमने पढ़ा है, तुम्हारे जून में पेपर में क्वेश्चन आया है, जून 25 में आया, 24 में आया, 23 में आया, एज इट इज़ क्वेश्चन भाई उठ के आ जाएगा तुम्हारा, एज इट इज़। तो तुमने अगर नहीं पढ़ा, नहीं क्वेश्चन सॉल्व किए, तुम ख़त्म हो, ये ट्रस्ट कर लो।
तो तुम्हें इजी टेक्निक यही है कि क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चंस को भी लगाने की कोशिश करो। और सर क्वेश्चंस ऐसा नहीं होता कि तुमने क्वेश्चंस देख लिया और कहानी ख़त्म। भाई क्वेश्चंस देख के सॉल्व भी करो, क्वेश्चंस को देख के सिर्फ ख़त्म नहीं कर देना है, सॉल्व भी करना है। सर सॉल्व कैसे करें? टाइमर लगा के। हम लोग जैसे क्लासरूम में ये प्रैक्टिस करते हैं, और अभी तो जितने भी क्लासरूम प्रोग्राम के अगर स्टूडेंट्स देखेंगे या अदरवाइज भी स्टूडेंट्स देखेंगे, भाई लोग तुम्हारा टाइमर होना चाहिए 7 मिनट्स का। एक क्वेश्चन अगर रफली 5 नंबर का है, 5 या 6 नंबर का है, तो तुम्हारा वो क्वेश्चन 7 मिनट्स के अंदर अंदर ख़त्म होना चाहिए। अगेन वन ऑफ द मेजर कंप्लेंट्स जो बच्चों की होती है वो ये है कि सर हमारा पेपर ही नहीं ख़त्म होता, हम 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, 90 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। कारण क्या है? स्पीड की प्रैक्टिस ही नहीं की। स्पीड की प्रैक्टिस होगी कैसे? सिर्फ पेपर लगाने से हो जाएगा क्या? नहीं, टाइमर के साथ पेपर लगाने से होगा। तो हर क्वेश्चन जब भी आप कर रहे हो, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन विद इन 7 मिनट्स। ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ तुम गांठ बांध के रख लो। तुम देख लेना तुम्हारा पेपर कंप्लीट भी होगा, पहले भी ख़त्म होगा, और तुम मेरे को आके लिटरली इस कमेंट बॉक्स में थैंक यू बोलोगे। सर एक और चीज़ जो बच्चे नहीं करते हैं, एंड मैं तो एकदम चीख चीख के थक चुका हूँ, वो है ड्राफ्टिंग। भाई ड्राफ्टिंग इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। 20 नंबर का 15 से 20 नंबर आप मान लीजिए, ड्राफ्टिंग आता ही आता है, आना का तय है। जो आपका पार्ट बी है उसके अंदर से आपका 15 से 20 मार्क्स का ड्राफ्टिंग आता ही आता है। तो भाई ऐसे में हाथ जोड़ के विनती है, ड्राफ्ट्स प्रैक्टिस कर लो। ड्राफ्ट्स को 4 से 5 बार लगा के देख लो। ऑलमोस्ट सेम ही तरीके के ड्राफ्ट से अगर तुमने थोड़ी सी लैंग्वेज भी समझ ली, पैटर्न समझ लिया, तुम्हारा पेपर लिटरली एक लेवल आगे चला जाएगा। तुम सिर्फ पास नहीं होगे, तुम एग्जामिशन वाले लेवल पे चले जाओगे। तो भाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि तुम ड्राफ्टिंग करो ही करो। सर अब ड्राफ्टिंग कहाँ से करें? अगर आपका भी ये सवाल है कि सर ड्राफ्टिंग कहाँ से करें, तो इस चैनल पे मैं बहुत जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ ड्राफ्टिंग को लेके। काफ़ी अच्छी खासी मैराथन होगी, बड़ी सारी मैराथन होगी, जिसके अंदर हम लोग डिटेल में पूरा का पूरा ड्राफ्टिंग करेंगे। तो यार ड्राफ्टिंग आप वहाँ से देख सकते हो, वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। तो उसके लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वो हेल्प करे। यार अगली चीज़, एकदम क्रूशियल टाइम पीरियड आ चुका है। ऐसे में अब नया मटेरियल उठाना, नया चैप्टर नहीं कह रहा हूँ, नया मटेरियल कह रहा हूँ कि यार किसी और फैकल्टी का मटेरियल उठा लिया, किसी रैंडम फैकल्टी का मटेरियल उठा लिया, मत करो। जिस टीचर से पढ़ते आ रहे हो उस टीचर से पढ़ो। अगर मान लीजिए आपके टीचर ने, आपने किसी से क्लासेस नहीं ले रखी है, आपको लग रहा है कि सर हमें मैराथन देखनी है, तब आप किसी एक स्पेसिफिक टीचर का मैराथन देख लो। मैं अपना प्रमोशन नहीं करूंगा, आपको मेरा देखना है मेरा देखो, किसी और रैंडम टीचर का देखना है उनका देखो। मेरा ये मानना है कि इंडिया में ऑलमोस्ट हर टीचर जो CS कम्युनिटी में आज की डेट में, वो बहुत ब्रिलियंट है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही अमेजिंग है। तो कोई कंपटीशन नहीं है, जिसका तुम्हें कंफर्टेबल लगता है, तुम्हारे पेस के हिसाब से लगता है, तुम वो देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर कोई नया मटेरियल अब रेफ़र मत कर लेना कि भाई इस रैंडम कोचिंग का भी मटेरियल देख लेता हूँ, उस रैंडम कोचिंग का भी मटेरियल देख लेता हूँ। प्लीज़ मत करना भाई, कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत ज़्यादा मटेरियल रेफ़र करना कोई हेल्प नहीं करता है, इनफैक्ट यू लूज़ आउट। तो ये गलती तो बिल्कुल ही नहीं करना। साथ ही साथ में सर स्ट्रैटेजिकली इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप केस लॉज पे भी ध्यान दो। कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज होते हैं जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं या फिर वो बहुत सिग्निफिकेंस रखते हैं, तो आपको वो केस लॉ करने हैं, केस लॉ पे आपको ध्यान देना है। केस लॉ को प्लीज़ मिस आउट मत करना। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं अगेन कि यार केस लॉ को ध्यान नहीं देते, उनको लगता है कि क्या ही फ़र्क पड़ता है। सर डायरेक्टली केस लॉ उठ के आ जाता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार इसका आंसर अब क्या लिखा है। तो यार ये गलती नहीं करना है, केस लॉ भी देख के जाओ, इंपॉर्टेंट केस लॉज जो है वो देख के जाओ खास करके। अगेन अगर आपको लग रहा है कि सर ये सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट केस लॉ हमें कहाँ मिलेंगे, इसी चैनल पे मिलेंगे। वो चैनल, ये वो वीडियो भी आप देख सकते हो, उसके अंदर आपको सारे इंपॉर्टेंट केस लॉज दिख जाएंगे। सर इसके अलावा जब भी आप लोग रिवाइज़ करने बैठ रहे हो तो इस बात का ध्यान रखो कि पहले आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को रिवाइज़ करो। बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, जैसे शेयर एंड शेयर कैपिटल है, जनरल मीटिंग है, डायरेक्टर्स है, KMP के कुछ टॉपिक्स है, आपका डिविडेंड शेयरिंग है, चैप्टर 1 के कुछ टॉपिक्स है, आपका कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट अमेलगमेशन है। इन चैप्टर्स को आप प्रायोरिटी दो, इनको आप ज़्यादा सिग्निफिकेंट लेवल पे पढ़ो। पहले इनको प्रायोरिटी दो, फिर आप सीरीज़ 2 को ध्यान में लो।
तो यार ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर छोड़ना है आपको, ये तो बिल्कुल ही गलत होगा, बट हाँ आपका प्राइमरी एम होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ो। अब मान लो कोई चैप्टर है जो कि 50 पन्ने का है, फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, 50 पन्ने का है, उसमें से आता सिर्फ 2 नंबर का है, तो यार ऐसे चैप्टर पे 4 घंटे 5 घंटे लगाने का क्या सेंस बनता है। उससे बेटर है कि आप किसी ऐसे चैप्टर को पढ़ो जो 30 पन्ने का है और उसमें से 6 नंबर 7 नंबर का आता है। भाई लोग, यू आर इन अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि तुम्हें अपने कॉम्पिटिटर से बेटर परफॉर्म करना है, और उसके लिए तुम्हें इन स्ट्रैटेजीज़ का ध्यान रखना ही पड़ेगा। सर अगर आपको प्रिपरेशन क्लियर है तो बेस्ट है, हम लोग इससे आगे बढ़ सकते हैं, बट हाँ अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वी विल मेक श्योर कि आपके लिए उसको लेके भी वीडियो लेके आए, या फिर स्पेसिफिकली आपको उसके लिए रिस्पॉन्स दें। सर इसके अलावा हम लोग कहते हैं कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ें, कैसे रिवाइज करें। वैसे तो मैंने इसको स्टार्टिंग में ही कवर किया कि जब भी आप रिवाइज कर रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि आप एक्टिव रिकॉलेशन का ध्यान रखें, कि नहाते वक्त, आप कहीं वॉक करने जा रहे हो, जिम कर रहे हो, या फिर कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, खाना खा रहे हो, उस समय आप रिवाइज करने की कोशिश करो। सर दूसरी बात, कितने घंटे पढ़ें, मेरा ये मानना है वेरी पर्सनल नोट पे, मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर आप एक सिंगल ग्रुप दे रहे हो, तो आपको रफली अराउंड 10 आवर्स तो डे का पढ़ना ही चाहिए। 24 घंटे का दिन है, तुम अगर 6 घंटे सो भी लेते हो, 10 घंटे तुम आराम से पढ़ सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। उसमें ब्रेक्स सब मिलू भी लो तो यानी आई थिंक सो यू गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम। 8 घंटे तब भी बचता है 6 घंटे सोने और 10 घंटे पढ़ने के बाद, तो काफ़ी सफिशिएंट टाइम पीरियड है। पर तुम्हें बेयर मिनिमम टारगेट करना चाहिए इस लास्ट 1 महीने के अंदर बेयर मिनिमम कह रहा हूँ कि अगर सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो 10 घंटे तो पढ़ो ही पढ़ो, और अगर आप दोनों ग्रुप साथ में मिला के दे रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही शानदार होगी। तो ऐसे में आपका टारगेट होना चाहिए कि आप बेयर मिनिमम बेसिस पे, कम से कम बेसिस पे आप सर 15 घंटे तो पढ़ो ही पढ़ो। आपका इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता पर्सनली। अगेन बहुत लोग होते हैं एक्स्ट्रा स्मार्ट, ओवर स्मार्ट, जो कहते हैं कि नहीं हम तो 2 घंटे में ही पेपर निकाल लेंगे, फिर पेपर उनकी निकाल देता है। बट द पॉइंट इज़ कि आपका कोशिश होना चाहिए कि यार आप 10 घंटे तो पढ़ो ही पढ़ो। और सर ऐसे में हम लोग कंपनी लॉ को कितना टाइम दें, यार कंपनी लॉ को आपको बेयर मिनिमम बेसिस पे, मुझे पर्सनली, अगेन मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और इतने सारे काउंटलेस स्टूडेंट्स को मेंटोर करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि आपको मिनिमम बेसिस पे 2 घंटा तो देना ही चाहिए। 2 आवर्स इन अ डे इज़ बेयर मिनिमम फॉर कंपनी लॉ। 2 से 3 घंटा भी अगर आप दे रहे हो तो चलेगा, क्योंकि ये आपकी बैकबोन है, ये आपका स्ट्रांग होना चाहिए। और ग्रुप 1 के अंदर कंपनी लॉ का पेपर अच्छा खासा टफ आता है, आप बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, कंपनी लॉ में बहुत बच्चे फेल होते हैं। तो कंपनी लॉ तो इज़ रियली इंपॉर्टेंट, और इस 2 या 3 घंटे के अंदर भी आपकी कोशिश होनी चाहिए कि एटलीस्ट 45 मिनट्स, मिनिमम 45 मिनट्स आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस हो। और बाकी टाइम आप रिवाइज करो, जो करना है करो, पर मिनिमम 45 मिनट्स आप यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे तो दो ही दो, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सर इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि सर बाकी क्या हमें रोज़ पढ़ना चाहिए कंपनी लॉ? अगेन आंसर इज़ ऑब्वियसली येस, रोज़ पढ़ो, एक दिन भी स्किप मत करना, तभी तुम्हें यहाँ पे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, अदरवाइज़ नहीं देखने को मिलेंगे। और मुझे लगता है कि यार रैंक लाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आप शिद्दत से, अगर आप जेन्युइनली मेहनत से यहाँ पे काम करते हो, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो। सर अगला पॉइंट, क्या हमें इस लास्ट मोमेंट पे मॉड्यूल उठाना चाहिए? अगर आप मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से पूछते हो तो अगेन आई विल से नो। आई एम श्योर कि आपको जिस भी फैकल्टी ने पढ़ाया होगा, या फिर अगर आपने खुद से भी पढ़ा है, तो आपने फर्स्ट टाइम पे मॉड्यूल को रेफ़र किया ही होगा। मॉड्यूल हो, बेयर एक्ट हो, आपने रेफ़र किया ही होगा, कॉन्सेप्ट्स आपने स्ट्रॉन्ग किए ही होंगे। सर ऐसे में अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट्स देखे हुए हैं, बेयर एक्ट आपने देखा हुआ है, मॉड्यूल देखा हुआ है, और उसमें से अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं, तो फिर उन नोट्स को रेफ़र कर लो, मेरे ख्याल से मोर देन सफिशिएंट है, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। पर अगर आपने मॉड्यूल नहीं देखा है बट आपके पास मॉड्यूल और नोट्स दोनों हैं, तो पहले नोट्स को देख लो, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होते हैं, और फिर आप मॉड्यूल को एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक बच गए, वो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे।
यार एक चीज़ और जो मैं प्रैक्टिस फॉलो करता था और मेरे फैकल्टीज़ ने मुझे बोला था, और आई लिटरली बो डाउन टू देम, कि उन्होंने मेरे को ये सजेस्ट किया और मैं आपको आगे पास ऑन कर पा रहा हूँ कि यार आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पढ़ रहे हो तो आपका दिन का एक एम होना चाहिए। ऐसे हे वायर तरीके से पढ़ने मत बैठो कभी भी। आपका ये एक जंग है, ये एक ऐसी जंग है जिसको आप बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट लेवल पे लड़ रहे हो। आप खुद से लड़ रहे हो, सोसाइटी से लड़ रहे हो, अपने ही खुद के पैरामीटर से लड़ रहे हो कि आज मैं कितना मेहनत कर सकता हूँ, आज मैं कितना कंसंट्रेशन एंड फोकस से पढ़ सकता हूँ। सर ऐसे में खुद के लिए एक एम सेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वॉट आई यूज़ टू डू वॉज कि मैं एक रात को सोने से पहले, यानी सोने से पहले अगले दिन के लिए अपना एक चार्ट बना लेता था कि मैं आज कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ूंगा, कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ूंगा, कौन सा मैं चीज़ को प्रायोरिटाइज करूंगा, किसको मैं बाद में करूंगा। मैं घंटे के वाइज से भी बनाता था कि अगर मान लो मैं सुबह 6 बजे उठा तो सुबह 6 से 8 बजे तक मैं सिर्फ और सिर्फ टैक्स करूंगा, क्योंकि भाई सुबह मैं नींद में होता हूँ, उसमें अगर मैंने थ्योरी पढ़ ली तो ख़त्म ही हो जाऊँगा। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैं पहले टैक्स लगा लूँ तो मेरे को अच्छा रहेगा, आसानी रहेगी। फिर 8 बजे ब्रेकफास्ट करके 9 बजे नहा धो के तैयार होके 9 बजे से 2 बजे तक मैं 2 सब्जेक्ट उठा लूँगा, जैसे कंपनी लॉ उठा लिया और साथ ही साथ में मैंने आपका SBIL उठा लिया, एक टफ एक थोड़ा सा आसान। आई एम नॉट सेइंग कि SBIL बहुत आसान है, बट फेयरली आसान। तो भाई ये दोनों पढ़ लूँगा। फिर 2 से 3 मैं लंच कर लूँगा, 3 से 3:30 थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँगा, इधर उधर घूम फिर लूँगा। 3:30 बजे से 6:30 बजे तक भाई एकदम रगड़ के अगेन कोई दूसरे टॉपिक्स उठा लूँगा, जैसे मैंने अकाउंटिंग्स उठा लिया और JIGL उठा लिया, क्योंकि खाना खाने के बाद नींद आती है, तो अकाउंटिंग, उसके बाद JIGL उठा लिया। तो इस तरीके से भाई पूरा एक दिन पहले ही स्ट्रक्चर हो जाता था। और जिस दिन अगर मान लो मैं अपना एम अचीव नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं उसको मार्क करता था कैलेंडर पे कि इस दिन मेरा एम अचीव नहीं हुआ, अब मेरा ये एम नेक्स्ट डे पे शिफ्ट होगा, मेरे को ये नेक्स्ट डे पे अकोमोडेट करना पड़ेगा। यार जब मैं एक स्ट्रक्चर में चला हूँ, जब मैंने एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया है, आई स्कोर्ड अ रैंक, मेरी रैंक आ गई। तो भाई मैं आपको ये कहूँगा कि आप इस टेक्निक को फॉलो कीजिए। ट्रस्ट मी, यू विल सी ग्रेट 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 डिफरेंस इन योर प्रिपरेशन। यार इसके अलावा बच्चों के जनरल क्वेश्चन होते हैं कि सर क्या सेक्शन नंबर याद करें, केस लॉ के नाम याद करें। आइडली यू शुड, बट अगर नहीं हो रहे तो उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत करो। क्या सर फॉर्म नंबर भी याद करें, जैसे कंपनी लॉ में तो हमारे फॉर्म नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आई विल से येस, फॉर्म नंबर कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे DIR 12 हो गया, MGT 14 हो गया, GNL 1 हो गए, ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स हैं। कुछ फॉर्म्स तो आपको याद करने पड़ेंगे, आप उन पर बिल्कुल भी मिस आउट मत कर देना, तो वो तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो सेक्शन नंबर जो इम्पोर्टेंट वाले हैं, जैसे डिस्क्वालिफिकेशन का सेक्शन हो गया, जनरल मीटिंग का सेक्शन हो गया, EGM का सेक्शन हो गया, ऐसे बहुत सारे सेक्शन है। 149 आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए सेक्शन हो गया, तो ऐसे 241 हो गया, ये सारे सेक्शन हो गए आपके। तो भाई इनको तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप अच्छे से याद करो। केस लॉ के अंदर अगर याद हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो उस पर बहुत स्ट्रेस मत लेना, सिर्फ एक नाम भी याद कर लोगे तो वो ठीक है। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, बट इट इज़ बेटर टू लर्न समथिंग देन टू लर्न नथिंग। कि भाई एग्ज़ाम में जाके तुमने चंदू का चाचा कर दिया तो गड़बड़ी हो जाएगा। चंदू की जगह अगर तुमने च भी याद रखा है तो भाई ठीक है, थोड़ा तो यानी चलेगा। यानी बहुत वेग एग्जाम्पल था, बट आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपने फर्स्ट पार्टी का भी नाम याद कर लिया तो वो फेयरली आपको हेल्प कर जाएगा मार्क्स स्कोर करने में, और एग्जामिनर उस बात से इम्प्रेस होगा। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हो तो ट्रस्ट मी, मेरे को पूरा विश्वास है कि आप एग्ज़ाम निकल जाओगे। आपको कंपनी लॉ के अंदर एग्जेम्पशन लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। एंड आई एंड APT टीम इज़ वर्किंग रियली हार्ड फॉर दिस फैक्ट कि हम चाहते हैं कि यार बच्चे का कंपनी लॉ के अंदर एग्जेम्पशन आना चाहिए। पास फेल हमें नहीं चाहिए, हमें एग्जेम्पशन ही चाहिए। तो यार इस आइडियोलॉजी, इस माइंडसेट के साथ हम चल रहे हैं, और हमें भरोसा है कि अगर इस टेक्निक को, इस बातों को आप ध्यान रखोगे तो आप भी डेफिनेटली एग्जेम्पशन के साथ पास होगे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेरी होता है, डाउट होता है, तो ज़रूर पूछेगा। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन, इन योर जर्नी। अदरवाइज़ अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताइए, वी विल डेफिनेटली ब्रिंग।
बहुत सारी वीडियोस इन पाइपलाइन है, बहुत सारे चैप्टर्स के मैराथन आप लोगों के लिए आ रहे हैं, बहुत सारे कंटेंट अदरवाइज भी आपके लिए लाया जा रहा है, भले ही वो ड्राफ्टिंग पे हो, केस लॉ पे हो, आपके लिए फॉर्म्स पे हो, इन सब के लिए भी लाया जा रहा है. तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू द चैनल. दिस गोना बी दी अटेम्प्ट फॉर यू, वन अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट. होप टू सी यू सून, वेरी सून, नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक अपना ध्यान रखें. बाय बाय, टेक केयर, हैव फन.